Hello dear friends. In first part we completed some part of that chapter the making of the national movement 1870 to 1947. इसका कुछ पार्ट हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका कंप्लीट कर लेंगे हम। तो फर्स्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड रेडिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास with the partition of the Bengal. In 1905, please remember the dates. Dates are very important in the history. हिस्ट्री की जब भी क्लास आप करो, कभी भी कोई भी क्लास करो, कहीं पर भी क्लास करो आप, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिस्ट्री के अंदर आप प्लीज ध्यान रखिए डेट और उससे जो भी इवेंट है, जो भी इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड मेन पर्सन कौन है, उसका नेम, राइट। इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से रखना है और कभी भी आप हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसका एक टेबल बना लो। एक टेबल बना दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है और उसका जो भी इम्पैक्ट रहा नेशन के ऊपर या पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर, वो सारा एक शॉर्ट में लिख लो टेबल बना के। वो सबसे ईजी रहता है रिविजन करने में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाइसरॉय कर्जन ने पार्टीशन कर दिया था बंगाल का एंड यू कैन सी दैट द बंगाल वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज द ईस्टर्न पार्ट एंड वन इज द वेस्टर्न पार्ट। एट दैट टाइम ये 1905 में, ठीक है, बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ये बहुत बड़ा स्टेट था और आज की कंडीशन में देखा जाए तो आज का जो बांग्लादेश है और आज का हमारा जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वो हमारा एक और स्टेट बिहार वो, और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स, ये सारे मिला के एक ही राज्य था उस टाइम। तो उससे भी आप मालूम कर सकते हो कितना बड़ा स्टेट था, प्रोविंसेस था उस टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने इसको डिवाइड कर दिया था टू पार्ट्स में 1905 में। द ब्रिटिश आर्ग्यूड डिवाइडिंग द बंगाल फॉर द रीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना। ये इन्होंने रीजन दिया था कि फॉर द कन्वीनियंस फॉर इजी गवर्नेंस वी डिवाइडिंग द बंगाल, बट एक्चुअली the main British motive were the limit the influence of Bengali politicians and the split the Bengali people. तो बंगाली लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा था फ्रीडम ऑफ द इंडियन स्ट्रगल के कारण उसमें, तो इनको डिवाइड करना था, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बंगाल के टू पार्ट कर दिए 1905 में। प्लीज रिमेंबर दैट इन 1911 में वापस ये यूनाइट हो गया था वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, ठीक है। चल इस पार्टीशन के कारण ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, बहुत सारा अपोज हुआ है एंड स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1905 में। स्वदेशी मीन्स स्व मीन्स खुद का, स्व मीन्स खुद का, स्व मीन्स खुद का, देशी तो आप समझते हो अपना देश का, तो खुद के देश की चीजों को यूज करना है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीजें हैं या आउट ऑफ इंडिया जो चीजें आ रही है उसको बाइकआउट करना है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दैट मूवमेंट, ठीक है। अब इसको इकोनॉमिक से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, क्यों बाइकआउट किया था, ये बहुत अच्छी थ्योरी है एंड महात्मा गांधी ने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो ब्रिटिशर्स थोड़े टाइम में चले जाएंगे क्योंकि इनकी जो बैकबोन है इकोनॉमी वो टूट जाएगी। चलो तो इसमें देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ है। यूज ऑफ द इंडियन मेड गुड्स, बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सब इनका इंक्लूडेड थे। और भी बहुत सारी चीजें थी, हमने यहाँ पर 3 इंक्लूड किया है, ठीक है। थाउजेंड्स पीपल्स joined the demonstration during the स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड है। सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज, इन सबको हमने मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया है एंड टू फाइट फॉर द स्वराज, स्वराज के लिए।
The radicals advocated mass mobilization and the बाइकआउट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड द गुड्स, इन सब का बाइकआउट किया। आफ्टर 1905 इंडिया के अंदर एक और पॉलिटिकल पार्टी आई, दैट इज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेक्स्ट ईयर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, एंड इट इज स्टार्टेड इन 1906 एट द ढाका। ठीक है, ढाका बोल सकते हो या ढाका बोल सकते हो, आज की कंडीशन में जो है ढाका वो। ये स्पेशली एक रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप था जो मुस्लिम्स के फेवर में बात करता था, मुस्लिम्स के लिए बात करता था। ठीक है, सो इनिशियली द लीग सपोर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनिशियली इनका सोचना था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ठीक है, ठीक है, जो भी किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, वो ठीक किया है और लोगों की भलाई के लिए किया है। इट वांटेड सेपरेट इलेक्ट्रोड for the Muslim. This demand accepted by the government in 1909. Please understood that one, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्ट्रोड के कारण ही पाकिस्तान बन गया। धीरे धीरे ये चीज बढ़ती गई और इसी ने पाकिस्तान का जन्म दिया है। तो आप प्लीज इसको समझिए, व्हाट इज दिस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम मीन्स some seats of the councils were now reserved for the Muslim candidate, है ना, कुछ सीटें मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी। देयर इज नो एनी इशू विद दैट वन, कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन इशू दैट हु वुड बी द इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि कुछ सीटें रिजर्व कर दें, लेकिन वहां पर वोटिंग कौन करेगा, ओनली द मुस्लिम विल बी वोट। अभी इंडिया में के इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी, अपने पार्लियामेंट ने बहुत सारी सीट रिजर्व कर रखी है फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड द फॉर द असेंबली इलेक्शन। बट वहां पर क्या है, कैंडिडेट के लिए रिजर्व है कि सपोज आप एससी के लिए या एसटी के लिए सीट रिजर्व है, कैंडिडेट एससी एसटी का ही होगा, बट वोटिंग सब करेंगे, वोटिंग सब करेंगे। तो इस टाइप का रिजर्वेशन हमने अभी दे रखा है। बट यहाँ मुस्लिम लीग में कुछ और ही रिजर्वेशन की बात करी थी, कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा एंड द वोटर भी मुस्लिम ही होंगे, ये कंडीशन उन्होंने रखी थी। एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1909। प्लीज रिमेंबर दैट वन, दिस वाज डिमांडेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी इस टाइप की रिजर्वेशन मिले किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को। दिस इंक्रीज द रिलीजियस डिवीजन इन द पॉलिटिक्स। तो इसी के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजियस डिवीजन होने लगा, क्योंकि यहाँ पर एक इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हमें मुस्लिम्स को अलग से सीट चाहिए और वो सीट भी इस टाइप से रिजर्व हो कि वहां पर वोटिंग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कर पाए। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी रिलीजियस डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। मीनवाइल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। प्लीज रिमेंबर द डेट। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग आई एंड 1907 में कांग्रेस पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी क्या हो गया, टूट गई, वो कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी दो टाइप के लोग थे, हम देख चुके हैं, एक थे मॉडरेट एंड सेकेंड वाज द रेडिकल्स। मॉडरेट एंड द रेडिकल्स, गरम दल और नरम दल दोनों टाइप के लोग थे, तो इसके कारण वहां पर टूट गई। द मॉडरेट वर द अपोज टू द यूज ऑफ बाइकआउट, दे फेल्ट दैट द इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फोर्स। तो मॉडरेट ने इसको बाइकआउट को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, द टू ग्रुप, ठीक है, रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1905। जो दो ग्रुप में टूट गई थी कांग्रेस, मॉडरेट एंड रेडिकल्स, वो वापस से रीयूनाइट हो गए 1905 में। प्लीज रिमेंबर दैट कांग्रेस पार्टी का डिवीजन हुआ 1907 में, 1907 में, और वापस रीयूनाइट हो गई कब, ये 1915 में। एंड बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में और रीयूनियन हो गया वापस उनका, वापस एक बन गया वो
1911 में. Please remember that one. That is for the partition of Bengal and that is the division of the Congress party. So remember this date. Now next one is the Lucknow Pact. So ये सारी प्रोग्राम चल ही रहा था डिवीजन का, रीयूनियन का. So 1905 के बाद नेक्स्ट ईयर 1915 के बाद 1916 the Congress and Muslim League signed historical Lucknow Pact, decided to work together representative government in the country. तो जो दो अलग अलग पार्टीज थी, एक पार्टी थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड अनदर वन द मुस्लिम लीग, इन दोनों ने मिलके साथ मिलके काम करने के लिए एक लखनऊ पैक्ट पे साइन किए कि हम अब नेक्स्ट टाइम से लखनऊ पैक्ट के बाद एक साथ काम करेंगे इंडिया के लिए. इसी बीच क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया 1914 टू 1918. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में चल रहा था, बट उसका इम्पैक्ट इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पे भी काफी रहा. इसने काफी इन्फ्लुएंस किया इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को. ठीक है, द वॉर कॉज द बिग इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर. टू पे फॉर इट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द इंडियंस. तो गवर्नमेंट ने टैक्स बना दिया इंडियंस के ऊपर. तो ये तो एक प्रोग्राम चल ही रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसके अलावा एक और चीज हुई थी, रशियन रिवोल्यूशन, राइट. सो furthermore in 1917 there was the revolution in the Russia, and that this revolution mainly because of the peasant and the workers struggle. So the idea of the socialism circulated widely, inspiring the Indian nationalists also. So all these factors led to the growth of mass nationalism in India. इन सारे फैक्टर्स के कारण क्या हुआ, इंडिया के अंदर भी क्या ग्रोथ होने लगी मास नेशनलिज्म की. ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होके अपोज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का. नाउ द एंट्री ऑफ द महात्मा गांधी. दैट इज, ऐसा कहा जाता है कि दैट महात्मा गांधी वाज द वन मैन आर्मी. ठीक है, क्यों कहते हैं हम देखते हैं अब इसको कि आखिर क्या ऐसी क्या बात थी इनमें. तो जो बाकी कोई नहीं कर पाता था वो महात्मा गांधी करके चले जाते थे. तो सी दैट इन दिस सर्कमटेंसेस महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज ए मास लीडर. ठीक है, मास लीडर मतलब बहुत सारी पब्लिक उनके साथ आएगी, जो वो मूवमेंट चला रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगी. As you may know that the Gandhiji at the age of 46 arrived in India 1915. Please remember that date 1915 from the साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से आए थे. उससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह किया था, सक्सेसफुल सत्याग्रह वहां पर किया था और काफी फेमस हो चुके थे वर्ल्ड वाइड. His South African campaign, ठीक है, brought him the contact with the various people in the Indian. तो ये बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में थे ये साउथ इंडिया में, सॉरी साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने कैंपेन चलाए थे उसके कारण. हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स, इन सारे लोगों के टच में थे वो. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सभी के साथ कांटेक्ट में थे वो. पर्टिकुलर लोअर्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, सबके साथ में कांटेक्ट में थे ये. देखिए, महात्मा गांधी स्पेंड द फर्स्ट ईयर after traveling throughout the country and understanding the people, their needs and the overall situation. तो इंडिया में इन्होंने आके कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चालू किया, छोटे छोटे मूवमेंट चालू किए. उससे पहले ये ऑल ओवर इंडिया थोड़ा सा इन्होंने भ्रमण किया, थोड़ा सा घूमे कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, उसको समझा, लोगों को समझा. हिज अर्लिएस्ट इंटरवेंशन वर द लोकल मूवमेंट्स, है ना. तो इंटरवेंशन, थोड़ी सी दखल अंदाजी की इन्होंने by the local movement and it is known as the सत्याग्रह. सत्याग्रह means to fight peacefully, शांति से लड़ो. ठीक है, सत्य की राह पर चल के लड़ो. ठीक है, that is the सत्याग्रह.
इन द चंपारण, खेड़ा एंड द अहमदाबाद। छोटे छोटे इन्होंने सत्याग्रह चलाए थे, चंपारण में चलाया, खेड़ा में चलाया, अहमदाबाद में चलाया, ठीक है। एंड ही बिकम द कॉन्टेक्ट विद द राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों से भी इनकी मुलाकात हुई। ये ये 1917-1918 में इन्होंने कैंपेन चलाए थे। उसके बाद ये सारे जो छोटे छोटे कैंपेन चला रहे थे बहुत सारी जगह, बहुत सारे लीडर्स, इन सब से ओवरकम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रूल लेके आई, दैट इज द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट आप देखिए कितना कैसा रूल था ये। To stop the growing of the movement in the India, the British government passed the Rowlatt Act in 1919. It gave the government power to the arrest people without trial. किसी को भी सिर्फ शक के निगाह पर उसको अरेस्ट कर सकते थे, and there is no any trial. Without any trial, people could be the jailed without the proper cause, sorry, proper court case. So that is the Rowlatt Act. In 1919, गांधी जी gave a call for the सत्याग्रह against the Rowlatt Act. इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया, ये बड़ा मूवमेंट था, and that is known as the Rowlatt सत्याग्रह. गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as the day of non-violence opposition. Please note one thing here. गांधी जी जो भी कैंपेन चलाते थे उसमें उनका फर्स्ट मोटिव रहता था नॉन वायलेंस। अब वायलेंस होगी तो वो वापस अपने मूवमेंट को फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है, वापस अपने जो भी मूवमेंट चलाया वापस ले लेंगे। तो फर्स्ट इनकी कंडीशन थी नॉन वायलेंस। एंड टू दिस एक्ट एज द डे ऑफ द ह्यूमिलिएशन एंड द प्रेयर एंड द हड़ताल। तो हम क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, हड़ताल करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अगेंस्ट द दिस रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के खिलाफ चलाया था रोलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह सभाs were the setup to the launch movements, and during the Rolet Act Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu and Muslim were united in the fight against the British rule। ठीक है, गांधी जी ने एक और ये चीज अच्छी करी कि इन्होंने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि हमें लड़ना किससे है, ब्रिटिशर्स से लड़ना है। ऐसा नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ने लगे, तो इन चीजों का इन्होंने ध्यान रखा। वी शुड यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। द रोलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सबसे पहला ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्रगल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इसी में एक मैस्केयर हो जाता है जलियांवाला बाग। क्या होता है इसमें देखिए, पीपल हैड द गैदर्ड ऑन द 13 अप्रैल 1919। प्लीज रिमेंबर द डेट, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल 1919 फॉर द टू मेन रीजन। अब यहाँ पर इकट्ठे हुए लोग, दो कारण थे। एक तो इट वॉज द बैसाखी, वहां पर एक फेस्टिवल भी था बैसाखी, एंड सम पीपल वर द अटेंडिंग पीसफुल मीटिंग टू प्रोटेस्ट द अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। अच्छा, वहां पर जो बहुत बड़ा ग्राउंड था वहां पर कुछ लोग तो बैसाखी का मेला लग रहा था उसको एंजॉय कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और कुछ लोग वहां पर मीटिंग्स भी कर रहे थे, पीसफुल मीटिंग कर रहे थे अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। बट जनरल डायर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंची है कि सारे के सारे लोग अगेंस्ट में हैं, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जनरल डायर जो है, ठीक है, ये फोर्स लेके पहुंच गए वहां पर जलियांवाला बाग में, एंड दे ऑर्डर्ड दैट द ओपन फायरिंग, ओपन फायरिंग मीन्स आप अंधाधुंध गोली चलाओ, ठीक है, ओपनली फायर करो, इतने सारे लोग हैं, सब पे लगेगी गोली, किसी न किसी पे तो लगेगी लगेगी। तो बहुत सारे लोग की डेथ हो गई इस फायरिंग के अंदर। तो दैट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट वन इज द खिलाफत एजिटेशन। अब खिलाफत क्या है इसको भी समझने की कोशिश करो। प्लीज रिमेंबर दैट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी 1919 का हमने देखा जलियांवाला बाग। अब 1920 द ओटोमन एम्पायर वाज द डिफीटेड एंड द ब्रिटिश imposed द हार्श treaty ऑन द तुर्की सुल्तान। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो तुर्की थी उसको हरा दिया था ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया था। एंड इसके ऊपर बहुत सारा पेनल्टी लगाई थी जो तुर्की का सुल्तान है उसके ऊपर, तो तुर्की सुल्तान के ऊपर। एंड दैट इज नोन एज द खलीफा। खलीफा मीन्स रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम ओवर आवर वर्ल्ड। जो इनका लीडर है मुस्लिम्स का, उसको सब मानते थे, तो रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम वो है तुर्की का सुल्तान एंड इट इज नोन एज द खलीफा। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा रीजन है ओटोमन एम्पायर। सो इंडियन मुस्लिम ऑल्सो स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो इंडियन मुस्लिम्स ने भी ये जो इसकी ट्रीटी साइन करी थी या फिर इसको इसने पोस्ट से हटाया था उसके खिलाफ यहाँ पर भी आंदोलन हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। टू प्रोटेक्ट द खलीफा एंड द होली प्लेसेस। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन was the मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। यहाँ पर ये दो लोग हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नाउ विश टू इनिशिएट द फुल फ्लेज मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि ये भी नाराज थे ब्रिटिशर से काफी कि हमारे खलीफा को ये हटा रहे हैं, हमारे खलीफा के ऊपर बहुत सारे चार्ज लगा रहे हैं। तो इसलिए ये ब्रिटिशर से नाराज थे, ब्रिटेन से नाराज थे। तो ये भी अब चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए, कुछ बड़ा मूवमेंट किया जाए। अब गांधी जी ने क्या देखा है, यहाँ गांधी जी ने देखा है कि इंडियंस पहले से परेशान हैं ब्रिटिशर्स से, और अभी अभी जलियांवाला बाग हुआ है। एंड सेकेंड थिंग इज द खिलाफत भी चल रहा है, खिलाफत एंगर भी है मुस्लिम्स के अंदर। तो यहाँ से इन्होंने क्या करा है गांधी जी ने, यहाँ पर गांधी जी ने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ से हिंदू को साथ में लिया, हिंदू और सिख को साथ में लिया है, और यहाँ से मुस्लिम को साथ में लिया है। वो दोनों को मिला के एक नया मूवमेंट चला दिया, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये स्टार्ट हुआ 1920 में। 1920 में नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करेंगे, इंडियंस विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये इसका मेन मोटिव था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन द मोमेंटम थ्रू द 1921 टू 22। धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में ये पूरा फैल गया, और 1921 1922 में अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया इसने। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड द कॉलेजेस। वहाँ से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे। अब मेनी लॉयड द गिव अप दियर प्रैक्टिसेस। ये जो बड़े बड़े लॉयर्स थे इन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दी, ठीक है। ब्रिटिश टाइटल वर द सरेंडर्ड एंड द लेजिस्लेचर बाइकॉट, है ना। तो ये बहुत सारे टाइटल्स जो मिलते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से उसको भी वापस सरेंडर कर दिया लोगों ने। और क्या किया इन्होंने, पीपुल लाइक द पब्लिक बोनफायर्स ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स, है ना, जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई है, ठीक है। import of the foreign cloth fell drastically between the 1920 to 1922। यहाँ पर आप देखिए जो इंडिया के अंदर बाहर से जो क्लोथ आते थे तो उसका इंपोर्ट काफी कम हो गया था इस ड्यूरेशन के अंदर, बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और विदेशी कपड़े नहीं पहन रहे थे लोग। इसके बाद और क्या हुआ, इन पीपुल्स इनिशिएटिव, इन मेनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वॉलेंटली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही, इन अदर वर्ड we can say that the different classes and the group interpreting Gandhiji's call in their own manner, the protests in the way that were not in the accordance with the his idea। गांधी जी ने जिस टाइप से प्लान किया था, जो उनका जो मोटिव था नॉन वायलेंस, उसको फॉलो नहीं किया लोगों ने। सब लोग अपने अपने हिसाब से देश की बहुत सारी अलग अलग पार्ट में अपने हिसाब से उसको मूवमेंट को चला रहे थे। इन द अदर केस द पीपुल लिंक दियर मूवमेंट टू द लोकल कंप्लेंट्स, है ना। तो उनकी जो लोकल कंप्लेंट थे उसको भी उस मूवमेंट के अंदर लेके आए थे। जैसे कि कुछ कंप्लेंट थे, खेड़ा गुजरात में पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। गुंटूर में भी हुआ इसी टाइप से कुछ इशू हो गए, ठीक है ना। उन्होंने भी क्या करा, ये
क्या करा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड द पुअर पीजेंट staked a number of the forest satyagraha, sometimes the sending their cattle into the forest without paying of the grazing fee। तो पहले घास चराने के लिए फीस लगती थी, ठीक है, तो विदाउट पेइंग ऑफ दैट ग्रेजिंग फीस इन ये अपनी कैटल्स वहां पर छोड़ देते थे। सब क्या चल रहा था, गांधी जी के नाम पे चल रहा था। लोगों को लगता था गांधी जी क्या करेंगे, टैक्सेस को कम कराएंगे, ठीक है, और फॉरेस्ट रेगुलेशन जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं उसको अबोलिश करेंगे। मैनी फॉरेस्ट विलेज जस्ट पीजेंट proclaimed स्वराज एंड द बिलीव दैट द गांधी जी राज, उनको लग रहा था कि स्वराज आ गया है एंड दैट इज द गांधी राज है, एंड वाज अबाउट द एस्टेब्लिश्ड। आसाम के गार्डन के देखो लेबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो शाउटिंग कर रहे हैं कि क्या गांधी महाराज की जय हो, गांधी महाराज की जय हो, डिमांडिंग बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, है ना, वो गांधी जी की जय बोल रहे हैं और एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारा वेजेस बढ़ा दिया जाए, हमारा वेजेस बढ़ा दिया जाए। We can see from the above that the sometimes the people thought of the गांधी जी as a kind of मसीहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता था बिल्कुल गांधी जी मसीहा, सारे प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे इनके मूवमेंट के थ्रू, as someone who could help them overcome their sadness and the poverty। The happening of 1922 to 1929, महात्मा गांधी as you know that was the against the violent movement, ठीक है, वो तो ये मूवमेंट के खिलाफ थे, बट हुआ क्या यहाँ पर अच्छे मोमेंटम में चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने वापस कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है, कॉल्ड ऑफ का मीन्स है जो भी मूवमेंट चल रहा है, जो भी आंदोलन चल रहा है उसको बंद कर देना, कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन द in February 1922 a crowd of the peasants set fire a police station in the चोरी चौरा, तो ये चोरी चौरा जगह पर लोगों ने क्या करा, पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। गांधी जी नहीं चाह रहे थे वॉयलेंस हो, बट यहाँ पर वॉयलेंस हो गया है इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड द 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे, उस दिन 22 पुलिसमैन मर गए, इसलिए गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया, वापस ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सब चल ही रहा था, उसके बीच में कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज भी आए, कुछ नए ग्रुप्स भी आए, ठीक है, जैसे वन इज द राष्ट्रीय स्वयं सिंह, जो आज की हम जानते हैं दैट इज द आरएसएस, जो जिसको बीजेपी को जो लीड करता है वो आरएसएस है, एंड कम्युनिस्ट पार्टी भी उस टाइम आई थी, ये दोनों ही लगभग लगभग 1925 के करीब करीब स्टार्ट हुए थे, 1925 के करीब करीब ये स्टार्ट हुए थे इंडिया के अंदर। कुछ और रिवोल्यूशनरी लीडर्स भी आए, जैसे रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज द एक्टिव इन द दिस पीरियड, इस पीरियड में। इसके बाद क्या हुआ, 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड ए कमीशन headed by the लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, उनको पॉलिटिकली क्या चेंजेस करने हैं वहां पर, उसके हिसाब से इनको भेजा था, एक कमीशन भेजा था, एंड लॉर्ड साइमन वाज द हेड ऑफ दैट कमीशन। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, कमीशन के अंदर जो भी लोग थे 7 रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन उसमें नहीं था, इसलिए इंडियन लोगों ने इसको अपोज किया कि अगर आपके पास पूरी कमिटी के अंदर, पूरी टीम के अंदर जो आप भेजी है आपने इंडियंस की पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए, बट इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं है। All political group decided to boycott of this commission because commission there is was no any Indian, उसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसको क्या करा, इसको अपोज किया गया, इसको बाइकआउट किया गया है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है, साइमन गो बैक, साइमन आप वापस जाओ, ठीक, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
कमीशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज द चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू द फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज। ये जो चल रहा था 1920 से 1930, तो ये एंडिंग आते आते 1930 तक आते आते इन्होंने जो डिमांड है वो कर ली पूर्ण स्वराज की। काय की डिमांड करी इन्होंने? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस का जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम अब पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। Consequently, Independence Day was observed on the 26 January 1930 all over the India। हमें अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी बट इन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट कर दिया था 26 जनवरी 1930। प्लीज रिमेंबर दैट हम लोग 26 जनवरी को पहले से ही इंडिपेंडेंट मनाने लगे थे 1930 से ही। इस डे का इम्पोर्टेंस रखने के लिए ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक्चुअल तो 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था, 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था, बट इस डेट को इम्पोर्टेंस रखने के लिए, इस डेट की इम्पोर्टेंस रखने के लिए इसको 2 मंथ डिले किया गया है और 26 जनवरी को इसको अप्लाई किया गया है, फोर्स में लाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यू टू दैट डे, है ना। क्योंकि हम ऑलरेडी 1930 से 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट डे। तो जब इंडिया आज़ाद हो गया 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, तो हमारा जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे है वो तो 15 अगस्त को है, बट हम पहले से जो मना रहे हैं उसका क्या करना है, तो इसको फिर हमने क्या करा, इसको 26 जनवरी को हमने इसको माना लिया रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हमने इसको सेलिब्रेट करना चालू कर दिया और 15 अगस्त को हमारा एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे है। सो प्लीज रिमेंबर दैट वन, 26 जनवरी 1930 कांग्रेस पार्टी पास ए रेजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज। कुछ और भी एक्टिविस्ट थे जो सोशलिस्ट थे, वो भी वर्क कर रहे थे। इसमें कुछ हैं जैसे भगत सिंह वगैरह है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह। तो इनका जो कहना था, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डीप हियर। इनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहरी है, वो सुनेगी नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनाई नहीं दे रही है, उनको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब वो ऊंचा सुनते हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ स्लोगन दिए हैं, इंकलाब जिंदाबाद। ये बहुत फेमस स्लोगन है भगत सिंह का, इंकलाब जिंदाबाद। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये भगत सिंह और इनके फ्रेंड्स ने स्टार्ट करी थी। In 1928, Firoz Shah Kotla in Delhi. Members of the Hindustan Socialist Republican Association killed the Saunders। एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको किल कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो लाला लाजपत राय थे वो अपोज कर रहे थे, जो भी साइमन कमीशन वगैरह आया था और भी कुछ हो रहा था, तो उसमें अपोज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस का लाठी चार्ज में उनके सिर पे एक लाठी पड़ गई और उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए इसका दोषी माना गया है इसको, पुलिस ऑफिसर को। तो जो ये भगत सिंह की टीम थी उसमें से एक मेंबर ने इसको डेथ कर दी, इसकी गोली मार के हत्या कर दी, ठीक है। ये रेडिकल्स टाइप के थे, है ना। Along with his fellow the nationalist B.K. Dutt, he threw the bomb in the Central Legislative Assembly on 8 April 1929। इन्होंने बम फेंका था। प्लीज रिमेंबर दैट इन्हें जो बम फेंका था वो किसी के ऊपर नहीं फेंका था, और न ही बम फेंकने के बाद ये वहां से इन्होंने जाने की कोशिश करी। इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है और बम किसी के ऊपर नहीं फेंका है, ठीक है। The aim was that not to kill anyone
बट टू मेक द डीप हियर, है ना, जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, उसको सुनाने के लिए इन्होंने बम फेंका है असेंबली के अंदर। भगत सिंह was the tried and executed at the age of 23 ईयर के एज में उनको फांसी हो गई थी भगत सिंह को। एंड वी विल नेवर फॉरगेट योर सेक्रीफाइस, आपका जो सेक्रीफाइस है इतनी यंग एज में, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। नाउ नेक्स्ट वन इज द मार्च टू डांडी। ये गांधी जी का अगेन बहुत बड़ा मूवमेंट था, डांडी मार्च। ओके, पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। गांधी जी का कहना था कि आपने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन तो ले लिया है, बट ये क्या स्वराज क्या खुद ही आ जाएगा आपके पास? नहीं आएगा। देन वी हैव टू डू समथिंग, सो इट हैड टू बी फॉट फॉर। ठीक है, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड मार्च टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। सोल्ट लॉ को हम इसको ब्रेक करेंगे, इन्होंने डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू this law, the state had the monopoly on the manufacturing and the sale of the salt, है ना। तो जो सोल्ट जैसी कॉमन चीज है उसके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे हैं और मोनोपोली बना रखी है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, कोई और नहीं कर सकता है। मोनोपोली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोल्ट एंड टू सेल ऑफ द सोल्ट। सोल्ट कितना कॉमन चीज है, ठीक है, सभी को जरूरत होती है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको जरूरत होती है। बट इसके अंदर भी मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। सो इन द सोल्ट मार्च गांधी जी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया और डांडी लोकेशन है, ठीक है, नियर टू द सी, वहां तक हम गए। हम मीन्स यहाँ पर गांधी जी और इनके साथ में जो लोग थे वो। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स मार्च्ड फॉर ओवर 240 माइल्स। 240 माइल्स ये करे, लगभग लगभग ये 10 माइल्स पर डे चलते थे फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ द डांडी। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, क्या पाथ फॉलो किया इन्होंने, ठीक है। साबरमती आश्रम से निकल के जो आनंद है वहां तक गए, उसके बाद अंकलेश्वर होके ये वहां पर पहुंचे डांडी लोकेशन पे। एंड प्रोड्यूस एंड सेल देयर ओन सोल्ट। वहां पर इन्होंने अपना नमक बनाया और सोल्ट बनाया और क्या करा, उसको सेल भी करा। तो अल्टीमेटली इन्होंने ब्रिटिशर्स का एक रूल तोड़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज द वोटिंग। वोटिंग ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वोटिंग क्यों कराई? ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हमें कुछ तो यहाँ फ्रीडम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट करवाए प्रोविंशियल इलेक्शंस। जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन उन्होंने स्टार्ट करवाए और उसको ऑटोनॉमी दिया है कि यस, आप स्टेट लेवल पे जो काम है वो आप लोग कर सकते हो, उसके लिए इलेक्शन लड़ो, गवर्नमेंट बनाओ, और स्टेट्स जो प्रोविंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है आप ले सकते हो। बट अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। द कंबाइंड स्ट्रगल फॉर द इंडियन पीपुल बोर फ्रूट, ठीक है, बोर फ्रूट मीन्स उसका जो भी रिजल्ट रहा वो। when the government of India Act 1934 prescribed provincial राज्य स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक और वर्ड आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया है असेंबली इलेक्शंस के लिए। यहाँ पर डिक्लेयर हुआ 1935 में और इलेक्शन हुए 1937 में। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनती है उसमें। देयर वाज टोटल 11 प्रोविंसेस इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूं समझ सकते हो आपके 11 स्टेट्स थे। जो आज की कंडीशन में 28 स्टेट हैं इंडिया के पास में, और यूनियन टेरिटरी से 8, तो वो सब मिला के यहाँ पर इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उनके पास टोटल 11 प्रोविंसेस थी। आउट ऑफ 11 7 कौन जीता इलेक्शन में? कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 इलेक्शन जीती है, ठीक है। बाकी 4 प्रोविंसेस में दूसरे लोगों की गवर्नमेंट बनी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनी। मीनवाइल 1937 में
देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वहां पर इन्होंने डिसाइड किया स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट के अंदर इलेक्शन होंगे, लोकल इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हुए 1937 में, और इसके बाद जो स्टेट में असेंबली में इलेक्शन हुए और उसके बाद गवर्नमेंट बनी। 2 ईयर गवर्नमेंट चली और 1939 आ गया, और इस टाइम स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब प्रॉब्लम क्या हुई, critical of the Hitler Congress leaders were ready to support the British war efforts. Britishers ने चाहा कि इंडियन लोग उनकी हेल्प करें, बट इन रिटर्न they wanted that the India be granted independence after the war. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प मांगी इंडियन से, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, स्टेट्स की गवर्नमेंट, उन्होंने बोला हम आपकी हेल्प कर देंगे, बट रिटर्न में हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। जब भी वॉर खत्म हो जाए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे। बट द ब्रिटिश रिफ्यूजेस द डिमांड, ब्रिटिश ने ये डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, एंड फॉर दैट इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन द प्रोटेस्ट। अब कांग्रेस को भी लगा कि अगर अभी इस कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री नहीं है तो बाद में फिर कभी एग्री नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भी जो मिनिस्टर्स थे स्पेशली कांग्रेस के, उन्होंने क्या करा, रिजाइन कर दिया, जो भी स्टेट असेंबलीज थी वहां से रिजाइन कर दिया। नाउ फाइनली एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अगेन गांधी जी लीड दैट मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के लिए गांधी जी ने क्या क्या बात कही, देखिए आप। गांधी जी टोल्ड टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को क्या बोला गांधी जी ने, द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली। इमीडिएटली आप क्या करो, इंडिया को छोड़ के चले जाओ। गांधी जी टोल्ड टू द पीपल ऑफ द इंडिया, वो तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को बोल दिया, ब्रिटिशर्स को बोल दिया कि आप लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ, इंडिया को छोड़ के चले जाओ, इंडिया को फ्री करो। और यहाँ के जो लोगों को क्या बोला, डू और डाई। आप कंडीशन समझ सकते हो, जो गांधी जी बिल्कुल पीसफुली वर्क करते थे, पीसफुली वर्क बात करते थे, तो वो आज बोल रहे हैं 1942 में कि डू और डाई। अब कंडीशन ऐसी आ गई, या तो आप कर लो अपोज, अपनी गवर्नमेंट ले लो, या फिर बाद में मर जाओ, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, यूं समझ लो आप इसको। तो डू और डाई की कंडीशन आ गई यहाँ पर, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंस। अगेन यहाँ पर गांधी जी ने एक और चीज का ध्यान रखा है, जो उनका बेसिक फंडामेंटल था, नॉन वायलेंस, तो इसको उन्होंने फिर आगे रखा है, नॉन वायलेंटली। गांधी जी एंड अदर लीडर वर जेल्ड एट द वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी उनको जेल तो हो गई थी, बट जो मूवमेंट चल रहा था वो चलता रहा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वो स्प्रेड हो चुका था। एक ही डिमांड थी यहाँ पर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज द इमीडिएट, है ना, तुरंत आप इंडिपेंडेंस दो इंडिया को। यहाँ के लोगों ने क्या किया, कम्युनिकेशन एंड द सिंबल ऑफ द स्टेट अथॉरिटी वर द अटैक ऑल ओवर द कंट्री, एंड इन मेनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट, है ना। कंडीशन ऐसी आ गई तो बहुत सारे एरिया में लोगों ने अपने हिसाब से ही गवर्नमेंट बना ली, ब्रिटिशर अभी गए नहीं है। द फर्स्ट रिस्पॉन्स द ब्रिटिश वाज द, ठीक है, सीवियर रिप्रेशन। ब्रिटिशर्स ने भी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसको जो भी मूवमेंट था उसको रिप्रेशन किया। ठीक है, by the end of 1943 90,000 people were the arrested and around 1,000 killed in the police firing। इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था ये। in many areas the order were given to the machine gun crowd from the airplane। The rebellion, however, the ultimately brought to the
राज टू इट्स नीड्स, है ना, घुटनों के बल पे ले आए थे, घुटनों पे लेके आए गए थे। जो भी रिवोल्यूशनरी लोग थे, जो रिबिलियन थे, उन्होंने अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट थी उसको अपने घुटनों पे ले आए थे, मतलब उसको झुका दिया, गवर्नमेंट को झुका दिया। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब हमें गवर्नमेंट देनी पड़ेगी, यहाँ पर फ्रीडम देनी पड़ेगी इंडिया को, और हमें अब जाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर जो अपनी खुशी है वो थोड़ी सी गम में बदल गई। क्यों? इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिलने वाली है, बट इंडिया के पार्ट्स भी होने वाले हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर एक खतरा है हमको पार्टीशन का। हम देखें जब से ये मुस्लिम लीग आई है, एंड फ्रॉम 1930 द लीग बिगन टू viewing the Muslim as a separate nation from the Hindu। स्टार्टिंग से डिमांड कर रही थी सेपरेट। इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वाज अगेन हेल्ड इन द 1946। अगेन क्यों हुए? क्योंकि 1939 में क्या हुआ, 1937 में इलेक्शन हुए थे, 1937 में इलेक्शन हुए, 2 ईयर गवर्नमेंट चली, एंड 1939 में जो लीडर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे स्टेट असेंबली के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अगेन आफ्टर द फिनिश ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1946 में अगेन इलेक्शन हुए, और फिर अगेन वापस से गवर्नमेंट बनी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट बनी। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर द मुस्लिम, है ना। तो कांग्रेस को अगेन बहुत सारी सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को सीटें अधिकतर वहीं मिली जहां पर उसकी सीट रिजर्व थी। इट परसिस्टेड विद द डिमांड फॉर द पाकिस्तान। अब जन्ना को लगने लगा था, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको लगने लगा था कि अगर हमें वोट नहीं मिलेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, हम हमेशा ही सेकंड प्लेयर रहेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने अलग से पाकिस्तान की डिमांड कर दी। पाकिस्तान का जो नाम है बहुत अच्छा है। पाक मीन्स क्या होता, पवित्र, है ना, पवित्र स्थान है, दैट इज द पाकिस्तान। बट ये अभी तो जस्ट जो इसका नाम है उसका उल्टा ही हो रहा है वहां पर। चलो देखते हैं अपन वापस यहाँ पर देखते हैं। In 1946, the British cabinet sent the 3-member mission to the Delhi to examine this demand and suggest suitable political framework for the free India. The British government इंग्लैंड से, वहां से 3 मेंबर्स की कैबिनेट आई, और उनको बोला गया कि आपको जो भी सुटेबल वहां पर लगे, इंडिया को फ्री तो करना है, तो हाउ टू ट्रांसफर द पावर, है ना। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के आ जाओ बीच में, आपस में लोग लड़ने लगे। तो 3 मेंबर्स की टीम थी। अब उन्होंने क्या सजेस्ट किया, द मिशन सजेस्टेड इंडिया शुड रिमेन्स यूनाइटेड। इंडिया को क्या होना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। इंडिया शुड बी रिमेन्स यूनाइटेड, इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, एंड कंस्टिट्यूट itself with the some autonomy for the Muslim majority areas, है ना। यहाँ पर उन्होंने बोला कि यूनाइटेड रहो और कुछ सीट्स रिजर्व कर दो मुस्लिम्स के लिए। बट ये जो सजेशन थे, ये सजेशन न तो मुस्लिम लीग ने माना, न ही कांग्रेस ने माना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रपोजल तो एग्री नहीं हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, पार्टीशन की तरफ, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से जो ट्राई था कि इंडिया यूनाइटेड रहे, वो नहीं हुआ है, और जो इन्होंने ऑफर रखा था वो ऑफर न तो मुस्लिम लीग ने माना, न ही कांग्रेस ने माना। सो द पार्टीशन नाउ बिकम मोर और लेस, ठीक है, इनविटेबल, ठीक है, मैंडेटरी बनी गया है, धीरे धीरे ये आने ही वाला है। अब मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज्यादा जल्दी थी, ये किसी चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on the mass agitation for the winning its Pakistan demand.
it announces the 16 August 1946 as the Direct Action Day. Please remember the day and the it's a name, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट आप एक्शन लो, जो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है, वहां पर जो भी हिंदू रह रहे हैं उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया डायरेक्ट एक्शन डे में। प्लीज रिमेंबर दैट वन 14 अगस्त को पाकिस्तान को फ्रीडम मिली है, 15 अगस्त को इंडिया को फ्रीडम मिली है, और ये 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे है, डायरेक्ट एक्शन डे है। On this day, the riot broke out in the Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. By March 1947, violence spread different parts of the northern India. तो पहले वहाँ कोलकाता साइड ही था, अब all over India फैल गया था ये। So finally, Pakistan get the independence on the 14 August 1947. India became the independent on 15 August 1947. सो हमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंस तो मिल गई, इंडिपेंडेंस तो मिल गई, बट यहाँ पर हम टू पार्ट में डिवाइड हो गए, पाकिस्तान एंड इंडिया। हेंस द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल केम मिक्स विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ द पार्टीशन। पेन तो हुआ ही है, हमारा देश टूट गया, एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस भी हुआ, तो इस चीज का हमें दुख रहेगा। इंडिपेंडेंस तो मिल गई है बट इंडिया टूट गया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस टाइप से हमने पूरी स्टोरी देखी है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1872-1947। तो आपको इसको एक बार वापस से पढ़ना है बुक से, है ना, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।